हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हमने पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का जो पार्ट्स है वो कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आप लोगों के लिए एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है प्राचीन भारत के इतिहास में इम्पॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह की जो ये बुक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर हिस्ट्री से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस के क्वेश्चन जहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ के लिए ये जो बुक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है जो पढ़ने योग्य है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास होता क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल क्रम अनुसार विवरण इतिहास कहलाता है। अगर हम बात करें इतिहास के पिता की, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो ये राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कल्हण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कल्हण द्वारा। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहलाते थे, तो ये कहा जाता था आहत सिक्के या फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो जो उत्कीर्ण चिन्ह के सिक्के थे, इनको आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को। इसके अलावा अगर आगे देखें तो भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है, तो यह है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इन तू। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है या फिर अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेख शास्त्र या फिर इपिग्राफी कहलाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के अध्ययन को लिपि अभिलेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी और अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है, लेकिन लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था, तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो B.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारतीय इतिहास है दोस्तों, उसको जो है 3 कालखंडों में बांटा जाता है। जो हमारे पास स्रोत हैं, उन स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन लिखित या फिर जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। तो ऐसा काल जहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और ये कब से कब तक था? मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। ये ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। क्या है? लिखित भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन ये अपठनीय हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। और आदि ऐतिहासिक काल जो है वो कब से कब तक है, तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहा जाता है जिस काल में
पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ में साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं उसको पढ़ा भी जा सका है, यानी कि वो पढ़ने योग्य भी है। तो ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। और ये काल कब से कब तक है? तो ये 600 ईसा पूर्व से आगे तक का काल जो है उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 4 प्रमुख स्रोत हैं। एक है धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के विवरण। तो ये 4 साक्ष्य हैं। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान जो थे उन्होंने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, या फिर इनको महर्षि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वेद, उनका संकलन किसने किया है? तो वेदव्यास ने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। आगे देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ये थे वैवस्वत मनु। मनु को पौराणिक मान्यता प्राप्त राजा माना जाता है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। इसको याद करने का एक जो है दोस्तों, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। वायु जो है क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता, गुप्त रूप से बहता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? वायु पुराण जो है वो किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो आपको पता होगा, ये मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है उसके बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उससे जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कल्प सूत्र से। किससे? कल्प सूत्र से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो यह है मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है कहाँ, कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर, ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं ओर। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त वंश के विषय में जानकारी नारद स्मृति से मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो है वो मनुस्मृति को मानी जाती है। मनुस्मृति जो है वो किस काल से संबंधित है? तो वो है शुंग काल से। किस काल से? शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में पुरुष की जो अर्धांगिनी जो है स्त्री को बताया गया है। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलयान ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। यानी कि महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर श्लोक जो है 24,000 हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्रास्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरालेख विद्या कहलाता है। पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो इब्न बतूता द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है रहला। इसी में इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा था। तो इब्न बतूता जो है वो 1333 में भारत में आते हैं। कब? 1333 में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रमुख अभिलेख एवं उससे संबंधित जो शासक हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना होगा और आपको याद करना पड़ेगा। ये यहाँ पर अभिलेख दिया हुआ है, यहाँ पर उसके शासक का नाम लिखा हुआ है।
हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है ये है पुलकेशिन द्वितीय से। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। और जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोर बनबर से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों का निर्माण इन संबंधित शासकों ने करवाया था। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है बौद्ध स्तंभ लेख से। हेन सॉन्ग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है? तो ये किया है सी यू की किसकी पुस्तक है? तो हेन सॉन्ग की। और ये किसके शासनकाल में आए थे हेन सॉन्ग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और कब आया था ये? तो 1333 में। ठीक है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख किया गया है? तो पांड्य राज्य। किसका? पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख किया गया है मार्को पोलो द्वारा। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? तो ये शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये बिहार में जो उपस्थित है, उसमें जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। यहाँ पर बात करें लेखक है, यहाँ पर समय है और रचनाएं हैं और यात्री विवरण है। फाहियान ये आए थे 399 से 414 ईस्वी में, यानी 15 साल ये भारत में रहे। इन्होंने भारत की दशा नामक जो किताब है वो लिखी। और यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा करी। और इसने गुप्त काल के वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। इसके अलावा जो है जो फाहियान की जो पुस्तक है उसको फू के की के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फू को की। फाहियान की पुस्तक को भारत दशा का विवरण या फिर फू को की के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हेन सॉन्ग की बात करें तो ये आए थे 629 ईस्वी में और गए कब थे यहाँ से? तो 645 ईस्वी में भारत से ये गए थे। इनकी जो पुस्तक थी CU की यानी कि पाश्चात्य संसार के लेख, ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं। और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विश्वभूत किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेन सॉन्ग को। इसके अलावा चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, ये वो चीनी यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। इसके बाद में इत्सिंग जो है 673 से 675 ईस्वी में आए और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं का जो है इन्होंने पुस्तक लिखी, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो एरन अभिलेख जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एरन अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पाषाण काल। पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो
कालों का जो विभाजन है, पाषाण काल, ताम्र काल या फिर जो है कांस्य युग, ये किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए वस्तुएं का निर्माण किया जाता था, और वस्तुओं के निर्माण में जिन धातुओं का उपयोग किया जाता था उसी के अनुसार से उस काल को नाम दिया गया। तो ऐसा काल जिसमें मानव ने अपने उपयोग की वस्तुओं का निर्माण पत्थरों से किया, उसे पाषाण काल के नाम से जाना गया। वैसे ही जिस काल में मनुष्य ने अपने वस्तुओं का निर्माण जो है, अपने वस्तुओं का निर्माण कांसे से किया, उसे कांस्य युग के नाम से जाना गया, और जहाँ पर लोहे का यूज़ किया उसे लौह युग के नाम से जाना गया। तो पाषाण काल या फिर स्टोन एज जो है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें भी पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा जाता है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। इसी वजह से इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो उसे पिथेक्रैथोपस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हथनौरा से, जो नर्मदा घाटी के तट से प्राप्त हुआ है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुआ है आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो ये जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ताम्र पाषाण युग के नाम से। दोस्तों यहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन कुछ स्थलों के नाम दिए हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं ज़रा। यहाँ पर स्थल हैं, यहाँ पर राज्य की किस राज्य में है और ये प्राप्त साक्ष्य हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से ही 4 क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के ही हैं। इनाम गांव, दाइमाबाद, नबदा-टोली और नेवासा, ये जो हैं जहाँ से ताम्र पाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिले हैं। तो नाव गांव जो है महाराष्ट्र, जहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र, कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन जो स्थल है वो कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। नबदा-टोली महाराष्ट्र, इसका उत्खनन HD संकलिया द्वारा करवाया गया और चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण यहाँ से मिला है। नेवासा महाराष्ट्र, यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो नेवासा से।
ताम्रबत्ती राजस्थान से, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे होते थे। नवपाषाणकालीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका से, जो मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। तंबबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ये है आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है तो मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये है पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सरायनाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्भव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर और चर्ट आदि पत्थर के उपयोग सर्वप्रथम कब हुए? तो ये हुआ था मध्य पुरापाषाण काल में। अग्नि का उपयोग मानव ने कब प्रारंभ किया? तो ये किया था नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मेहरगढ़ से। नब्दा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नब्दा टोली वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है सरायनाहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो ये हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, सुतका गेंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नवपाषाणकालीन स्थल, तो ये ऐसे स्थल है जहाँ से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर स्थल है और ये राज्य हैं। बुर्ज़होम जो कश्मीर में था ये, और कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनता है कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बुर्ज़होम कश्मीर से। गुफ कराल कश्मीर में ही है ये भी। तो ये कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार मिले हैं। धूसर मृदभांडों के प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के कई साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। महदहा जो उत्तर प्रदेश में है, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मदहा से प्राप्त हुए हैं। कोलवाडीह से जो है, जो उत्तर प्रदेश में है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ में धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि
विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो माना जाता है। तो विश्व में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है कोलवा डी से। इसके बाद में है संगन कल्लू जो कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पीक लीहल ये कर्नाटक में, ये भी राख के ढेर व निवास स्थान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो यहाँ पर ये यूपी में है और मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ यहाँ पर मिली है। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सारूतारू ये आसाम में है। सारूतारू यहाँ से क्या मिला है? तो गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। द ओजली ये भी आसाम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। चिरांद जो बिहार में है। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा खासतौर से बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए, कि हड्डी के उपकरण से प्राप्त साक्ष्य खासतौर से हिरणों के सींग से बने हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद से, बिहार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं। हड़प्पा स्थल का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ पर थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई जो है ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आर्ध ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ है? तो पूर्व आर्य काल से, आर्यों के आने से पहले से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि कांसा जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है? टीन और तांबे के मिश्रण से। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ अवस्थित है? तो ये सौराष्ट्र में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आयरन यानी लोहे की धातु वहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखें, हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा रहा है? तो ये वर्गाकार रहा है। जो भी मोहरें बनाई जाती थी हड़प्पा काल में वो वर्गाकार था। और यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ पर जो मोहरें बनाई जाती थी वो किससे बनाया जाता था? तो सेल खड़ी नामक पत्थर होता था, उससे यहाँ पर मोहरें बनाई जाती थी। किससे?
शेल खड़ी नामक पत्थर से। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे घोड़े के अंकन पर नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मणी लिपि। जो अभी हम देवनागरी लिपि में देखते हैं उसका जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो मिस्र सभ्यता है वो कहाँ? ये है सैंधव सभ्यता की समकालीन है और ये मिस्र नदी के नील नदी के तट पर ये विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विषव मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो लेखन कला की जो शुरुआत करने वाली सबसे पहली जो सभ्यता थी वो कौन थी? सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी थी? गैर आर्य सभ्यता। और ये कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है मृदभांड। मृदभांड की वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे आर्यों से पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? तो ये शेल खड़ी का। अगर दोस्तों देखा जाए हड़प्पा की सीमा को, तो अगर उत्तर में देखा जाए तो ये मांडा तक विकसित था, फैला हुआ था। अगर हम देखें पश्चिम में तो ये सुत कांगडोर जो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। पूरब में अगर देखा जाए तो आलमगीर उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र में अगर दक्षिण में देखा जाए तो महाराष्ट्र दैमाबाद तक ये विकसित था, फैला हुआ था। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव था वो किस आकार में था? तो त्रिभुजाकार में था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल दिए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर उत्खननकर्ता, वर्ष और किस नदी के किनारे प्राप्त है, और प्राप्त साक्ष्य। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये राय बहादुर, दयाराम साहनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अन्न के भंडार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो लरकाना ज़िला जो पाकिस्तान में है वहाँ पर है ये, और इसकी जो खुदाई है वो राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर द्वारा करवाया गया था, मार्टिमर व्हीलर द्वारा 1922 में। और जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के तट पर ये बसा हुआ है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न जो है मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल जो है वो रंगनाथ गांव राव जो है, इसकी खुदाई किसने करी है? रंगनाथ राव द्वारा की गई।
और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। 1955 से 1962 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी और भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। तो इसके जो प्रमुख विशेषताएं रही है वो ये है कि गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निदेव वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे के 2 मुहे, राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृग मूर्ति, 3 युमित समाधियाँ और चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से मिला है? लोथल से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु यानी पाकिस्तान में स्थित है ये, और इसकी जो खुदाई की गई अर्नेस्ट मैके व NG मजुमदार द्वारा किया गया था 1931 में। सिंधु नदी के तट पर है ये। मनके बनाने का कारखाना जो है चन्हुदड़ो में मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चन्हुदड़ो से मिला है। लिपस्टिक का साक्ष्य यही चन्हुदड़ो से। कान से गाड़ी, ब्राकर ईंट और कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर आदि सारे कहाँ से प्राप्त हुए? चन्हुदड़ो से। यानी कि यहाँ पर जो मनके का निर्माण होता था, इसके अलावा श्रृंगार की जैसी चीज़ें भी हैं यहाँ पर निर्मित होती होगी, ऐसा साक्ष्य जो है हमें वहाँ से मिला है। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला है यहाँ पर, कहाँ पर? राजस्थान में। वहाँ से इसके साक्ष्य मिला है। और इसकी जो खुदाई है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापर द्वारा करवाई गई थी 1953 से 1960 के बीच में, और ये घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य, इसके अलावा अग्निहवन के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ संभवत एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली आदि के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगन से। राखीगढ़ी की अगर बात करें तो इसका जो ये कहाँ पड़ता है? तो ये हिसार हरियाणा में पड़ता है, और सूरज भान द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई 1969 में। ये भी घग्गर नदी के तट पर जो है वो बसा हुआ था। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ताम्र के उपकरण यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। इसके अलावा कोट दीजी, ये खैरपुर पाकिस्तान में है। धेर्यू एवं फजल अहमद खान द्वारा इसकी खुदाई की गई 1935 और 1955 में। ये सिंधु नदी के तट पर है। किलेबंदी का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य कोट दीजी से मिले हैं। बनावली हिसार हरियाणा में है। RS बिष्ट या फिर हम इनको रविंद्र सिंह बिष्ट के नाम से जानते हैं। 1973 में इसकी खुदाई, और ये सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। मिट्टी के हल का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला? बनावली से। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? हमें बनावली से। रोपड़ पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई की गई 1955 में, और सतलज नदी के तट पर ये बसा हुआ था। तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? रोपड़ से। इसके अलावा रंगपुर SR राव द्वारा इसकी खुदाई की गई 1954 में, और ये मादर नदी के तट पर जो है ये विकसित था। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी आदि के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। आलमगीर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश, इसकी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई 1958 में, और ये हिंडन नदी के तट पर विकसित हुआ था। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुतकांगडोर, ये जो है ऑरेंज स्टाइन या फिर जॉर्ज डेल्स द्वारा इसकी खुदाई की गई 1927 एवं 1962 में। दाशक नदी के तट पर ये विकसित हुआ था, और 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, और मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह, ये साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? सुतकांगडोर से। मांडा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। जगपति जोशी द्वारा इसकी खुदाई 1982 में की गई। चेनाब नदी के तट पर यह विकसित हुआ, और चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणग्रह और मुहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूतका को
बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स द्वारा इसकी खुदाई 1962 में की गई। शादी कौर नदी के तट पर ये विकसित हुआ था और 2 टीलेबा मृद भांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूरकोटदा गुजरात, जगपति जोशी द्वारा इसकी खुदाई 1964 में की गई। सरस्वती नदी के तट पर यह विकसित हुआ था। कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। ठीक है, वैदिक काल। तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आगे। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो सर्वाधिक प्राचीन वेद है। आपको पता होगा कि वेद जो हैं कितने हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे जो नवीनतम या जो सबसे नया वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद, जो अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों के लिए त्रयी नाम यूज़ किया जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं। इन तीनों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो वो होता है यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? टोना टोटका का वर्णन जो है ये किस में किया गया है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये है कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये केकय स्थान के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो वो किया गया है उपनिषद में। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वो है चिनाब। चिनाब को जो है वैदिक काल में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार 250 बार किया गया है। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं। यहाँ पर आधुनिक नाम दिया गया है और यहाँ पर उसका प्राचीनतम नाम जिस टाइम पर वैदिक काल में उसका यूज़ होता था। जैसे आधुनिक युग में हम गाय बोलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसको अघन्य के नाम से जाना जाता था। अघन्य का मतलब होता है वध ना करने योग्य, जिसका वध ना किया जा सके। ठीक है। तो गाय को क्या बोला जाता था? अघन्य। राजा को किस नाम से जाना जाता था? गोपा के नाम से राजा को जाना जाता था। अभी वर्तमान समय में हम अतिथि बोलते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम पर वैदिक काल में गोहंता या फिर गोहन के नाम से अतिथियों को जाना जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गवष्टि बोला जाता था। क्या? गवष्टि या गेसु या गम्य के नाम से युद्ध को जाना जाता था। पुत्री को जो है दुहिता के नाम से जाना जाता था। अनाज को धान्य के नाम से, मरुस्थल को धन्व और उपजाऊ भूमि को उर्वरा के नाम से जाना जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले नाम से जाना जाता था। खिल्ले क्या था? तो पशुचारण योग्य भूमि था। हल से बनी नालियों को क्या बोला जाता था? तो सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। किसे? हल से बनी नालियों को। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो ये है सामवेद। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है?
तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थानों का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो वो पुरोहित जो था वो बृहस्पति को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए, यानी कॉइन्स के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पर वेद दिया हुआ है, ब्राह्मण है दिया हुआ है, सूक्त दे रखा है, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता और उपनिवेश, उपवेद। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर कैशिकी। मंत्र इसमें कितने थे? 1080। और उपनिषद जो है इसका ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद है। और आरण्यक की अगर बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी, और इसके जो अध्ययन करता थे उसको होत्री के नाम से जाना जाता था। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ऋग्वेद के जो अध्ययन करता थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो होत्री के नाम से। उपवेद क्या है इसका? तो ये है आयुर्वेद। यजुर्वेद के जो अध्ययन करता है उसको अर्धवर्यु के नाम से जाना जाता था। सामवेद के जो अध्ययन करता है उसको उद्गाता, और अथर्ववेद के जो अध्ययन करता है उसको ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। नेक्स्ट जो है देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि और अच्छे से दिखे। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगाज कोई अभिलेख से। किससे? बोगाज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ये हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद का जो दूसरा से लेकर 7वां जो मंडल है वो बहुत ज़्यादा पुराना माना जाता है, सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। और इसमें क्या किसका वर्णन है? तो गोत्र मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि गोत्र से संबंधित चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुशनी या फिर रावी नदी के तट पर। दशरागी युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशरागी युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो वो है 7वें मंडल में। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो ये था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है? तो किसमें? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो किया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो वो माना गया है इंद्रदेव को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो था इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल्य रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है काठोपनिषद से। किससे?
मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद जो ग्रंथ है वहाँ से सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो ऋग्वैदिक काल में नदियों की माता किसे कहा गया है? तो वो सरस्वती नदी को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऋग्वैदिक नदियों के नाम दिए हुए हैं और उनका प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम क्या था इसके बारे में है। यहाँ प्राचीनतम नाम है और इधर आधुनिक नाम। तो बितस्ता नदी जो है, झेलम नदी को बितस्ता के नाम से जाना जाता था। विपासा जो है व्यास को बोला जाता था। द्विती जो है घग्गर नदी को द्विती के नाम से जाना जाता था। कुर्रुम नदी को और कुंभा काबुल नदी को, सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को के नाम से जाना जाता था। यानी जो वर्तमान समय में गंडक है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सदा नीरा के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। शतुद्री को जो है सतलुज को शतुद्री नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। गोमती नदी को गोमल के नाम से, सिंधु नदी को सिंध नदी को सिंधु के नाम से, घग्गर जो नदी थी उसको सरस्वती नाम से जाना जाता था और सोहन जो नदी वर्तमान समय में है उसको सुषोमा के नाम से जाना जाता था। स्वात नदी जो है इसको सुवास्तु के नाम से प्राचीन वैदिक काल में इसको सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहद आरण्यक उपनिषद से। बृहद आरण्यक उपनिषद से अस्तोमा सदगमय का सिद्धांत जो है वो वाक्यांश जो है वो लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह है चिकित्सा से संबंधित। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बृहद आरण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजू के नाम से उनको जाना जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज में शामिल किया जाता था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म, और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बिहार एसआई ले लो या बीपीएससी ले लो, कोई भी जो बिहार से संबंधित एग्ज़ाम है वहाँ पर जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा। जैन धर्म में संबर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना संबर कहलाता है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति
चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रावण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। वो त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचार एवं सम्यक ज्ञान, इसी को क्या कहा गया है? त्रिरत्न सिद्धांत। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अणुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध मगधी भाषा में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? अर्ध मगधी भाषा में। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसी में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। यहाँ पर जैन संगतियाँ यानी कि जैन जो सम्मेलन हुए उसके बारे में दिया हुआ है। 2 जैन सम्मतियाँ हुई है। पहली जैन संगति वर्ष 1930 में हुई थी पाटलिपुत्र यानी बिहार में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। द्वितीय जो जैन संगति थी वो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। कौन? क्षमा श्रवण। जैन संप्रदाय के विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको श्वेतांबर और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनको दिगंबर के नाम से जाना गया। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थकर थे, और 24वें तीर्थकर जो और सबसे अंतिम जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी ये, और बचपन का नाम इनका था वर्धमान महावीर। पत्नी जो थी इनकी यशोदा, कुंडलीय गोत्र के राजा सबरवती की कन्या थी ये। इसके अलावा अगर इनकी पुत्री की बात करें तो ये थी प्रियदर्शना, यानी अनुजा के नाम से इनको जाना जाता था। प्रमुख उपाधि की बात करें तो केवलिन, जिन यानी विजेता, निर्गंथ यानी बंधन रहित, और अरहत यानी पूज्य के उपाधियां इनको दी गई है। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी जो राजगीर में है बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में शस्तिपाल के यहाँ गणराज्य के प्रधान शस्तिपाल के यहाँ पर इनका जो है निर्वाण हुआ था। कहाँ पर? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में है। कब हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में शस्तिपाल के यहाँ पर, जो मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। ठीक है, तो ये है जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो श्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वो है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों में
16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? तो वो भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? तो ये आजीविकाओं के आवास के लिए। यानी कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो किस लिए बनाई जाती थी? तो आजीविकाओं के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। इसमें से 4 जो महाव्रत थे वो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 4 कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित ना करना। और 5वां जो व्रत जोड़ा था किसने? महावीर स्वामी ने। वो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। जैन मूर्ति की पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो से शेयर नहीं हो रहा है दोस्तों, 1.5 2 घंटे की वीडियो बनती है, बहुत मेहनत लगता है। तो एटलीस्ट आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो मेरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये PDF पहुँचाने का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब बुद्ध ने अपना घर त्यागा था तो उसको किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो ये है महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति में। जैन धर्म को अगर देखें तो जैन धर्म में जो फूट डलती है, विभाजन होता है, वो प्रथम जैन संगति में। लेकिन बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में जो विभाजन है वो द्वितीय बौद्ध संगति में होता है। ठीक है। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को उपसंपदा पद के नाम से जाना जाता है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौसंबी आए थे? तो ये थे उदयनी। उदयनी के शासनकाल में ये कौसंबी में आते हैं। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छंद बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। तो शंकराचार्य को प्रच्छंद बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन सा? दुख सुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 जो हैं इनके आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित की रचना कौन है? रचनाकार कौन है? तो वो है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो रुम्मिन देई स्तंभ अभिलेख। कौन सा? रुम्मिन देई स्तंभ अभिलेख जो है ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित
चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश को। गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश दिया तो उसको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया? तो वो मृग सहित चक्र, इससे उसको चित्रित किया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है। जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। यहाँ पर है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारियाँ। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो इनका जन्म जो है 663 ईसा पूर्व में, जन्मस्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में जो है रमीन देई। पिता सुधोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी कोलिये गणराज्य की राजकुमारी थी। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ और गोत्र जो था इनका गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजाति गौतमी द्वारा किया गया और पत्नी जो है क्या नाम जो था इनका यशोधरा, कोलिये गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल, सारथी का नाम था चन्ना और घोड़ा का नाम था कंथक। तो कई बार सारथी और पुत्र का नाम भी ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है वो गया यानी बोध गया बिहार में है। निरंजना नदी के तट पर जो है संबोधि घटना जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति की घटना को जो है संबोधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तन सारनाथ में इनको प्रथम उपदेश प्राप्त हुआ था, दिया था इन्होंने। शिष्य जो है इनका आनंद एवं उपाली। धर्म प्रचार का स्थल अगर देखा जाए तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल गणराज्य आदि है। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो वो देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव गौतम बुद्ध ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से यानी कि बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ की दी गई? तो ये दी गई थी वैशाली में। दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं और ये बौद्ध संगतियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पूछा क्या जाता है? तो कई बार तो इसका स्थान पूछ लिया जाता है, कई बार इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं और कई बार इसके शासक पूछे जाते हैं कि किस शासक के शासनकाल में ये बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह यानी राजगीर में हुआ था, बिहार में। महाकश्यप जो थे अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में जो है ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। अगर बौद्ध संगति के ईयर की बात करें तो बहुत आसान है। 483, फिर 383 100 साल बाद, उसके बाद में 250, फिर 98। 2 ऊपर वाले तो बहुत आसान है याद करना। गौतम बुद्ध की मृत्यु के टाइम पर एक 483 ईसा पूर्व, उसके बाद में 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, फिर 250 में और उसके बाद में 98 ईसा पूर्व में। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ? बिहार में, राजस्थान में हुआ, क्योंकि अजातशत्रु उसका शासन उस टाइम पर शासक था और उस टाइम पर जो राजधानी थी वो राजगृह थी इसकी, अजातशत्रु की। इसी वजह से यहीं पर
प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो 383 ईसा पूर्व में कहाँ पर, वैशाली साबक मीर द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई और कालाशोक के शासनकाल में जो है ये दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसमें जो है मोगलीपुत्र जो थे वो अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। चौथी जो बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व कुंडलबन कश्मीर, वासुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो था उस टाइम पर राजा था। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है, तो वो है राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो वो था नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो नागार्जुन के द्वारा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, तो कुषाण काल में। किस काल में, कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो ये नागार्जुन को। त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो नाम, स्वरूप और विषय। सूत पिटक पिटकों का बृहत्तम रूप है ये, और बुद्ध के उपदेशों व संपादों का संकलन सूत पिटक में किया गया है। विनय पिटक पिटकों में लघुतम है, ये सबसे छोटा है, और इसमें जो है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन विनय पिटक में किया गया है। अभिधम पिटक जो है ये मध्यम पिटक है, और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का जो है वो संकलन किया गया है। तो अभिधम पिटक बुद्ध के विचारों का संकलन, सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों और संपादों का संकलन, और विनय पिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित आचार विचार और नियम निषेध का संकलन उसमें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा है आगे देखें तो बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जैसे ही ये अपने राज्य महल के से बाहर निकलते हैं अपने राज्य को देखने के लिए, तो 4 चित्र जो हैं 4 दृश्य उनके सामने नज़र आता है। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृतक और चौथा सन्यासी। और इन चारों को देखकर इनके मन में जो भोग विलास की जो चीज़ें हैं उनका त्याग करने का विचार आता है, और लास्ट में जो है ये सन्यासी बनने की ठान लेते हैं। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुबन नामक महाविहार बनवाया था। तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की कौन थी, माता थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ व्यतीत किए थे। तो ये वैशाली में। संसार स्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक जो हैं कई बार एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। अगर बात करें घटना की और उनके प्रतीक की, तो जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे तो उस टाइम पर उसका जो प्रतीक था वो क्या बताया गया, हाथी। जन्म का जो के प्रतीक है वो क्या है, कमल। कमल किसका प्रतीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित जन्म का। निर्वाण जो है वो क्या है, पद चिन्ह का। निर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है, पद चिन्ह। और प्रथम प्रवचन, चक्र, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष,
क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जो प्रतीक है वो क्या है, बोधि वृक्ष है। यौवन सांड, और उसके बाद में समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप और गृह त्याग घोड़ा। तो ये कुछ प्रतीक हैं गौतम बुद्ध से संबंधित और उनके जीवन से संबंधित। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मिलान करने में अक्सर पूछा जाता है। एक तरफ आपको प्रतीक दे दिया जाएगा, एक तरफ जो है आपको घटना दे दी जाएगी, ठीक है, और दोनों में मैच के लिए दे दिया जाएगा ऑप्शंस। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया किस रूप में, ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्थ का आचरण कौन करते हैं थे, तो वो गौतम भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो पद्मपाणि। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है, तो वो है सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित है, तो यह है बुद्ध का प्रथम उपदेश। जो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये किसका प्रतीक है, तो ये है बुद्ध के प्रथम उपदेश का। वज्रयान बौद्ध धर्म से बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा को। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो वो है सर्वास्तिक सिद्धांत। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, तो वो नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है, तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में ये शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रत्युत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो दोस्तों वो हमारा है शैव एवं भागवत धर्म, और आज का जो ये है लास्ट टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नैनार कौन थे, तो ये शैव उपासक को नैनार के नाम से जाना जाता था। मत मयूर से क्या तात्पर्य है, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई, तो वो गुप्त काल में। मैगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी, तो डायनोसियस की संज्ञा दी थी। जैन धर्म उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है, तो वो अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो वो मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्धगुडिलमल लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं, तो देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका है, तो नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो शुंग सातवाहन काल में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादक। तो दोस्तों अलग अलग टाइम पर अलग अलग दर्शन का जो है वो प्रतिपादन हुआ, और उसके प्रतिपादक कौन कौन थे, तो उसके बारे में यहाँ पर दर्शन है, उसका आधार ग्रंथ है और प्रतिपादक का नाम दिया हुआ है।
सांख्य दर्शन जो है सांख्य सूत्र पर आधारित है और इसके जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन न्याय सूत्र पर आधारित है और अक्षपाद गौतम जो थे इसके प्रतिपादक थे। योग दर्शन योग सूत्र पर पतंजलि द्वारा प्रतिपादित और वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र पर आधारित है और उलूक और कणाद जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र पर आधारित है और जैमिनी जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। वेदांत ब्रह्म सूत्र पर आधारित है और बदरायण जो है इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। बादरायण। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक एवं परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे पेज को शेयर नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर संप्रदाय एवं उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ संप्रदाय थे जिनका निर्माण किया गया और उसके संस्थापक कौन कौन से थे। तो आजीवक जो संप्रदाय था उस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। यदृच्छावाद इसके जो संस्थापक थे आचार्य अजित कोशकाम्बलिन। और भौतिकवादी जो संप्रदाय था इसके जो संस्थापक थे वो थे पकुद कच्चायन। और अनिश्चयवादी जो संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे वो थे संजय बेठलीपुत्र। कौन थे? संजय बेठलीपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ये कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो वो छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है। तो गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस से संबंधित है। तो वो मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये था नैमिषारण्य जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो वो है 9। मैगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है। तो हेराक्लीज के नाम से। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया। अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा एंशंट हिस्ट्री पे ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और 2 पार्ट में जो है एंशंट हिस्ट्री वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए।